Hello everyone, welcome to the next lecture of NCERT Decoded series. Today we are going to read about the chapter 4 of NCERT class 12th, which is India's external relations. In the previous lecture, we have discussed about how India grew up as a nation together united and how it planned its economy. In the previous lecture, we read about first three five-year plans, how they performed, and what were the advantages and disadvantages of the following. Today we are going to read about the India's external relations. See now, if you recognize, there is a chronology between the chapters. First, we read about how our nation got independent. Then we read about how our first political party, which is Congress, how it dominated in the starting era of India's national independence. Third, we read about how the economy formed after the independence of India. And fourth, now we are the crucial step is India's external relations. See, there is a commonality between these chapters. First, we read about how we grew up as a nation as a democratic nation. Then we built our economy, and now we are going to build our external relations. These three are the key factors of any nation's prosperity. So let us begin with the India's external relations. In this chapter, we are going to read about how India have the relation with its neighbors and other following superpowers like USA, Russia, etc. कि इंडिया कैसे इन नेशंस के साथ में अपने रिलेशंस को बिल्ड करता है, कैसे कैसे हमारे बीच में ट्रीटी साइन हो रखी हैं, कौन सी कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, कौन सी के साथ बुरे हैं, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. So, without wasting any time, let's start the chapter. And before starting, if you are new to the channel, please make sure to subscribe and like the channel. Thank you very much. So, let's begin. External international context कि हम पहले देखेंगे कि इंटरनेशनल हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या था, कि इंडिया कैसी ज्योग्राफी में लोकेटेड है, कैसे उसके नेबर्स हैं. सो अगर हम एक ब्रीफ मैप बनाते हैं इंडिया का, उसके अंदर हमें पता चलेगा कि कैसे हम इंडिया के अंदर लोकेटेड हैं. सी दिस, एक रफ का स्केच बना रहा हूं मैं इसके अंदर. पार्डन माय ड्राइंग. अगर ये एक इंडिया का स्केच है रफ, तो आप देखेंगे इस साइड में हमारे क्या है. इस साइड में हमारे है पाकिस्तान. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है चाइना. और यहाँ पे क्या है, नेपाल, भूटान. यहाँ पे क्या है, इस जगह पे हमारे म्यांमार. और यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश. एंड हेयर इज एन आइलैंड नेशन कॉल्ड श्रीलंका. तो ये हमारे जो हैं वो इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज हैं. मतलब कईयों के मोस्टली नेशन के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है एक्सेप्ट फॉर श्रीलंका. इसके साथ हम हमारे वाटर जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं. तो अब इस तक हमें पता चल गया है कि हमारा नेशन कैसा है, हमारी ज्योग्राफी कैसी है. आप जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे क्या माउंटेनियस रीजन है. ये हमारा डेजर्ट वाला रीजन है. आपको पता है यहाँ पे ग्रेट थार डेजर्ट है, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, ये भी एक डेजर्ट ही है. और यहाँ पे हमारी वाटर बॉडीज हैं, और ये जो है हमारा ये रिवर से भरा हुआ एरिया है. आपको पता होगा कि जो ब्रह्मपुत्र है वो यहाँ से ड्रेन होती है, और जो गंगा है वो यहाँ पे आके ड्रेन होती है सुंदरबंस के अंदर. तो ये हमारा एक बेसिक ओवरव्यू हो गया कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के लिए पहले हमें जानना होता है कि हमारे नेबरिंग एरियाज कैसे हैं. ये हमने अभी जाना कि हमारा नेबरिंग एरिया कैसा है, हमारे कौन कौन से नेबर्स हैं. अब हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या था जब हमारी इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुई थी. उस टाइम पे हमारे रिलेशंस कैसे थे. तो इंडिया वॉज born एज एन इंडिपेंडेंट नेशन state in a very trying and challenging international context. Obviously, हमें पता है ये. The world had witnessed a devastating war and was grappling with the issues of reconstruction. तो हमें पता था कि 1939 से लेके 1944 तक जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली थी, और 47 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था. तो वर्ल्ड के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा टर्मोइल था, बहुत सारी रिकंस्ट्रक्शन जो वर्क था वो चलते जा रहा था. उसके बीच में हमें हमारे रिलेशंस को बिल्ड करना था एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. तो इंटरनेशनल बॉडी को एक एस्टेब्लिश करने का वहां पे अटेम्प्ट भी चल रहा था. Many new countries were emerging as a result of the collapse of colonialism, and most new nations were trying to come to terms with the twin challenges of welfare and democracy. India's foreign policy reflected all these concerns in the period immediately after independence. तो इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है. फॉरेन पॉलिसी एक तरह से आप बोल सकते हो कि हमारी एक आइडियोलॉजी बोल सकते हैं हम उसको. कि आपकी, मान लीजिए हम एक जनरल लेवल पे लेते हैं कि सुधांशु है, सुधांशु की आइडियोलॉजी क्या है. उसकी आइडियोलॉजी है कि वो लोगों से उतने ही बात करता है जितने का उसको मतलब हो. ना ज्यादा बातें वो फालतू की करेगा, ना ज्यादा कुछ चेप होगा.
तो ये क्या उसकी आइडियोलॉजी है। वो उन्हीं से बात करेगा जो उसके जैसे होंगे। मान लीजिए वो ड्रिंक नहीं करता है, वो स्मोक नहीं करता है, तो उसको वैसे लोगों से ही बात करना पसंद है। जो लोग ड्रिंक स्मोक करते होंगे उनसे वो बात नहीं करेगा। तो सेम एक नेशन के कंटेक्स्ट में हम अगर देखेंगे, तो एक नेशन फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाएगा? वो ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाएगा जिसमें उसको पता होगा कि अगर मैं इस नेशन के साथ फ्रेंडली रहता हूँ तो ये मेरी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, ये मेरे लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ये हमारी, मान लीजिए हमारी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, तो चाइना की भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, तो मैं इसके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखूंगा। यूएसए की कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, तो मैं उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं बना के रखूंगा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको देख के एक कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करती है। So now, going further, apart from these factors at global level, India had its own share of concerns. हमारे concerns क्या थे खुद के इंडिया के? The British government left behind the legacy of many international dispute. क्या क्या थी? Partition था सबसे पहले तो, created its own pressure, the task of poverty alleviation, and this was the overall context in which India started participating in the world affairs. तो हमारे पास पहले से खुद के भी इशू थे, और वर्ल्ड के अंदर भी उससे पहले से इश्यू चलते आ रहे थे। इसके बीच हमें डिसाइड करना है कि इंडिया कैसी फॉरेन पॉलिसी को डेवलप करेगा। Just as the both internal and external factors guide the behavior of an individual or family, both domestic and international environment influence the foreign policy of a nation। अभी हमने ये चीज देखी। The developing countries lack the required resources effectively advocate their concerns in the international system, so they pursue more modest goals than advanced states। हमें पता है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है वो अभी इतनी वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, वेल डेवलप्ड नहीं है कि उसके लिए वो एक एडवांस्ड गोल्स को फॉलो कर सके कि हम रैपिडली कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आएंगे। तो हम एक मॉडेस्ट मतलब बीच का रास्ता अपनाते हैं, जिसके अंदर हम बात के आगे जरूर बढ़ते हैं ऊपर, पर इतनी तेजी से नहीं, धीरे धीरे करके सबको साथ लेके। Moreover, their economic and security dependence on the more powerful states occasionally influences their foreign policy. In the period immediately after the Second World War, many developing nations choose to support the foreign policy preferences of powerful countries who were giving them aid or credits। तो इस टाइम पे जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही थी वो किसकी साइड ले रही थी? वो उन कंट्रीज की साइड ले रही थी जो पहले से डेवलप थी और जो उनको फाइनेंशियली हेल्प करती थी उनको खुद को डेवलप करने में, या फिर उनको किसी भी और तरीके से हेल्प करती, चाहे वॉर के लिए उनको कुछ वेपन्स प्रोवाइड करने हो, चाहे फाइनेंशियल एड देनी हो, या फिर मेडिकल एड देनी हो। दिस रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इनटू टू क्लियर कैंप्स। और इसकी वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड का एक डिवीजन हो गया टू क्लियर कैंप्स के अंदर, टू साइड्स के अंदर। तो एक जो थी वो इन्फ्लुएंस के अंदर थी यूनाइटेड स्टेट्स के, और दूसरी जो थी वो थी सोवियत यूनियन के, तो वेस्ट एंड ईस्ट। देयर वाज आल्सो द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड द नॉन अलाइंड मूवमेंट इन विच इंडिया हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या था। हाउएवर, द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ कि वॉर कैसी होती है, क्योंकि आपका वो चैप्टर डिलीट हो चुका है, तो आपको क्या पता इतना उसके बारे में जानकारी ना हो। कोल्ड वॉर एक ऐसी वॉर होती है जो कि बेसिकली जो बुक में लिखा हुआ है वो होता है कि द कोल्ड वॉर इज अ वॉर विच इज नॉट अ हॉट वॉर। मतलब कि जो वेपन्स के थ्रू नहीं लड़ी जाती है। कोल्ड वॉर एक ऐसी वॉर है जो आइडियोलॉजीज के थ्रू लड़ी जाती है, जो इनोवेशंस के थ्रू लड़ी जाती है। मतलब दो नेशंस अगर एक कोल्ड वॉर के अंदर है तो उनके अंदर बेटरमेंट की चाह होती है कि कौन सबसे ज्यादा बेटर है हर एस्पेक्ट के अंदर, चाहे वो इनोवेशन के अंदर हो, चाहे टेक्नोलॉजी के अंदर हो, चाहे एआई हो, आपके वेपन्स हो, और भी कोई भी स्फेयर हो आपकी कंट्री का, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा एडवांस होगा वो माना जाता है कि कोल्ड वॉर के अंदर वो जीता है। ये ऐसी वॉर होती है, एक आइडियोलॉजिकल वॉर होती है। तो अब जो यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, इसी के अंदर दोनों पूरा जो एक ग्लोब है आपका, वो इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर बढ़ चुका था। इसी बीच में जो थे नेहरू जी, वो लेके आए थे आपका नॉन अलाइंड मूवमेंट। मतलब इस वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं हम, क्या है नॉन अलाइंड, क्या है नॉन एंड अलाइंड। मतलब हम एक तो, अलाइन का मतलब क्या होता है किसी की तरफ झुकाव होना, और नॉन अलाइंड का मतलब क्या होगा, किसी की भी तरफ झुकाव नहीं होना। मतलब ये एक ऐसा मूवमेंट था जो कि दोनों में से किसी भी पार्टीज की तरफ झुका हुआ नहीं था, ना तो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ ना ही सोवियत यूनियन की तरफ। ये दोनों के बीच में इम्पार्शियल था। बट when इंडिया अचीव्ड इट्स फ्रीडम एंड स्टार्टेड फ्रेमिंग its foreign policy, the Cold War just beginning and the world was getting divided into these camps। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था इसी टाइम के ऊपर ये जो कोल्ड वॉर थी वो बिगिन हो रही थी, और इसी टाइम पे वर्ल्ड जो है धीरे धीरे डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा था इन्हीं दो कैंप्स के अंदर। अब इसके बीच में हमें देखना है कि कैसे हमने पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को अचीव किया। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस। मतलब इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ है वो आइसोलेशन में नहीं हुआ है। ऑब्वियसली उसके नेबर्स हैं,
उसको किसी ना किसी तरफ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, किसी ना किसी तरफ उसको एनिमी बनेंगे, किसी ना किसी नेशन से उसको अलाइन होना पड़ेगा. इट वॉज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट colonialism एंड imperialism. इट influenced द लिबरेशन मूवमेंट्स ऑफ many एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज. इंडिया ने भी कई अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज की इंडिपेंडेंस के लिए वर्क किया था. Prior to India's independence, there were contacts between nationalist leaders in India and those of other colonies, united as they were in the common struggle against colonialism. The creation of the Indian National Army by नेताजी सुभाष चंद्र बोस. ये आपका फर्स्ट एमसीक्यू है कि जो इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए थी वो किसने फॉर्म की थी. तो वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस. During the Second World War was the clearest manifestation of linkages established between India and overseas India during the freedom struggle. The foreign policy of the nation reflects the interplay of the domestic and external factors. Therefore, the noble ideals that inspired India's struggle for freedom influenced the making of its foreign policy. But India's attained independence, attainment of independence coincided with the beginning of the Cold War. तो इंडिया की जो इंडिपेंडेंस थी ना वो बाई चांस आपकी कोल्ड वॉर के साथ में अलाइन हो गई. मतलब जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रही है उसी टाइम पे इंडिया भी इंडिपेंडेंट हो गया. तो अब इंडिया के लिए और ज्यादा ही मुश्किल हो गई है कि वो कौन सी नेशन की साइड लेगी. क्योंकि आप जब आप देखेंगे तो कोल्ड वॉर से पहले यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया एक ही साइड थे. इनफैक्ट उन्होंने वॉर भी एक साथ लड़ी थी. तो अब देखना था कि वो साइड किसके लेते हैं. Two blocks led by the US and USSR. The same period also witnessed developments like the establishment of UN. यूनाइटेड नेशन. आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि यूनाइटेड नेशंस की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, कौन से ईयर में थी. 1940s का कोई है, आप मुझे इस डैश को फिल करके बताइए कि कौन से ईयर के अंदर यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश हुआ था. द क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. न्यूक्लियर वेपन भी आप किस टाइम पे बने थे आपको पता होगा. जब रशिया ने, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जापान के ऊपर बॉम्ब गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर. उनके दो नेम भी थे और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है कोल्ड वॉर का उसके अंदर आपको उन सिटीज के नेम्स दे रखे हैं. उन बॉम्ब्स के नेम दे रखे हैं. दो नेम थे. क्या नेम थे वो. वन वॉज लिटिल बॉय एंड अनदर वॉज फैट मैन. ये दोनों बॉम्ब्स के नेम थे. अगर आपके एमसीक्यू में आ जाता है द टर्म लिटिल बॉय एंड फैट मैन वाज इज कंसीडर्ड विद, तो आप क्या लिखेंगे ऑप्शन में. अगर आपको न्यूक्लियर वेपन दे रखा है तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दैट. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. The emergence of communist China, the beginning of decolonization. So India's leadership had to pursue national interests within the prevailing international context. अब हम देखते हैं कि नेहरू जी का क्या रोल था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने के लिए. ऑब्वियस सी बात है कि नेहरू जी हमारे इंडिपेंडेंट नेशन के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे. तो इन्हीं का सबसे मेजर रोल होने वाला है. जो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे वही हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी. तो नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर played a crucial role in the setting of national agenda. ही वॉज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर. मतलब वो खुद के ही फॉरेन मिनिस्टर थे. अभी आप देखेंगे जैसे हमारे डॉक्टर एस जयशंकर, ये हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर. उस टाइम पे नेहरू जी ने कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनाया था. वो खुद ही फॉरेन मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के. तो एज रिटन he was his own foreign minister, thus both as the prime minister and the foreign minister he exercised profound influence in the formulation and implementation of India's foreign policy from 1946 to 1964. almost 20 years तक वो खुद ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर भी, और उन्होंने ही अपनी पॉलिसी को शेप किया था. द थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेहरूज फॉरेन पॉलिसी. अब हमें ये ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से याद रखने हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे नेहरू की फॉरेन पॉलिसी की. वो टू प्रिजर्व हार्ड अर्न्ड सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी क्या है. सॉवरेनिटी कॉन्सेप्ट होता है जिसका मीनिंग होता है कि नो वन कैन प्रेशराइज अस एंड नो वन इज अबव अस. हम हमारे डिसीजन जो है वो इंडिपेंडेंटली लेते हैं. ये होता है आपका सॉवरेनिटी का मीनिंग. मतलब इंडिया अगर कुछ डिसीजन ले रहा है वो अपने बेटरमेंट के लिए, उसको खुद को पता है कि मुझे क्या डिसीजन लेने हैं. मुझे किसी अमेरिका या किसी रशिया से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या डिसीजन लूं और क्या डिसीजन नहीं लूं. उसको बोलते हैं हम सॉवरेन कंट्री. तो पहला जो नेहरू का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमारी जो हार्ड अर्न सॉवरेनिटी है, जो हमने ब्रिटिशर्स से छीनी है, वो हमें प्रिजर्व करके रखनी है. हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, मतलब जो हमने प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा किया था, सबको अपने अंडर लेके आए, उस इंटीग्रिटी को बना के रखना है. एंड प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और हमें हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रैपिडली प्रमोट करना है. नेहरू विश टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. और इसी स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए हमने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई. नॉन अलाइनमेंट की.
अब नॉन अलाइनमेंट एक तरह से आपके स्टार्ट हो चुका है। हम इसको आगे आगे पढ़ते जाएंगे कि कैसी कैसी ये पॉलिसीज थी, इसके अंदर क्या क्या हमने फॉलो किया था। There were, of course, parties and groups in the country that believed that India should be more friendly with the bloc led by the US because that bloc claimed to be pro-democracy. Obvious सी बात है, जब भी आप किसी भी नेशन के प्राइम मिनिस्टर हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप बिलोंग करते हो, एक अपोजिट फैक्शन आपको मिलने ही मिलने वाला है जो आपकी आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलग सोचता होगा। तो ऐसे ही उस टाइम पे यूज भी थे। अमंग दोस्त हु थॉट ऑन दिस लाइन वर द लीडर्स लाइक द डॉक्टर अंबेडकर, और इस लाइन के ऊपर सोचने वाले डॉक्टर अंबेडकर भी उन्हीं में से एक थे। Some political parties which were opposed to communism also wanted India to follow a pro-US policy. These included भारतीय जनसंघ, जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, and later स्वतंत्र पार्टी. But Nehru possessed considerable leeway in formulating foreign policy. But नेहरू ने बहुत ही कॉन्शियस तरीके से इस पॉलिसी को फ्रेम किया था। अब देखते हैं कि क्या पॉलिसी थी। डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। The foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of a peaceful world by advocating the policy of non-alignment, by reducing Cold War tensions, and by contributing human resources to the UN peacekeeping operations. हमने non-alignment की पॉलिसी अपनाई। You might ask why India did not join either of the two camps during the Cold War. India wanted to keep away from the military alliances led by the US and Soviet Union against each other. तो इंडिया ने क्यों ज्वाइन नहीं करा था किसी ब्लॉक को, ना तो यूएस को ना यूएसएसआर को। उसका एक ही रीजन ये था कि हम अभी अभी तो इतनी बड़ी हिस्ट्री के डी कॉलोनाइजर से इंडिपेंडेंट हुए हैं। अभी अगर हमने किसी की भी साइड ले ली तो यही दिखाया जाएगा कि इंडिया फिर से सॉवरेन नहीं है, इंडिया फिर से किसी नेशन के अंडर में आ गया है। और हमें इस बार यही शो नहीं करना था कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, हमें किसी के भी अंडर वर्क करने की जरूरत नहीं है। During the Cold War, the US led North Atlantic Treaty Organization NATO and the Soviet led Warsaw Pact. अब आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि नाटो है उसकी फुल फॉर्म फर्स्ट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड विच इट वाज लेड बाय विच कंट्री, यूएसए। एंड जो वॉर्सो पैक्ट था विच वाज लेड बाय सोवियत यूनियन, ये क्या थी, ये एक तरह की मिलिट्री अलायंसेस थी। मतलब मान लीजिए नाटो एक तरह की अलायंस है, उसके अंदर बहुत सारी कंट्री ज्वाइन करती हैं। अब नाटो के अंदर जिस कंट्री ने ज्वाइन किया है, अगर मान लीजिए किसी कंट्री ने वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन कर रखा हो, एक नाटो वाली कंट्री और एक वॉर्सो पैक्ट वाली कंट्री अगर एक दूसरे पर हमला कर देती है, तो मान लीजिए चेकोस्लोवाकिया वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन कर रखा है और वो हमला कर देता है यूके के ऊपर जिसने नाटो ज्वाइन कर रखा हो। तो नाटो का ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ था उसके अंदर ये था कि अगर नाटो के किसी भी मेंबर के ऊपर कोई अदर अदर अलायंस की पार्टी जो है वो अटैक करती है, तो ये सारी नाटो की कंट्रीज के ऊपर अटैक माना जाएगा। मतलब अब अमेरिका भी उसको अपने ऊपर अटैक मानेगा और वो चेकोस्लोवाकिया से लड़ेगा। तो ऐसे जो दो ब्लॉक्स मिलिट्री के वो बट गए थे, came into existence. India advocated non-alignment as the ideal foreign policy approach. This was difficult balancing act and sometimes the balance did not appear perfect. In 1956, when Britain attacked Egypt over the Suez Canal issue, India led the world protest against this neo-colonial invasion. But in same year, when the USSR invaded the Hungary, India did not join public condemnation. तो इंडिया को भी क्या करा, कंडेम करा गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता था अगर कोई कंट्री किसी को प्रोटेक्ट करती, कई बार इंडिया फेवर ले लेती, कभी यूएसए का कभी यूएसएसआर का, और कभी फेवर नहीं लेती। एक ही इशू के ऊपर उनके दो दो व्यू पॉइंट होते थे। तो इसीलिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को एक गलत नजर से भी देखा गया कि आप लोग स्टेबल ही नहीं है, आप नॉन अलाइंड भी नहीं रहते हैं, आप फेवर लेते हैं पर कई बार फेवर नहीं लेते हैं। अगर सेम मान लीजिए किसी एक कंट्री के अंदर वुमन के साथ अन्याय हो रहा है, तो आप उनके अगेंस्ट बोलेंगे। बट अगर दूसरी कंट्री के अंदर सेम चीज हो रही है, आप उनसे उनके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको उनसे रिलेशनशिप बना के रखना है। तो आप तो खुद बायस्ड हैं, आप तो खुद नॉन अलाइंड है ही नहीं। Despite such a situation, by and large, India did not take independent stand on various international issues and could get aid and assistance from members of both blocs. While India was trying to convince the other developing countries about the policy of non-alignment, Pakistan joined US-led military alliances, as obvious as it is। जब इंडिया ये नॉन अलाइनमेंट का क्या बोलते हैं पर्चा फैला रहा था, उस टाइम पे पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया यूएसए को। जो अभी हो रहा है, जो अभी पहलगाम अटैक के बाद में हुआ, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान कैसे अमेरिका से एड ले रहा था, कैसे टर्की से एड ले रहा था,
और कैसे अमेरिका बीच में कूदा कि हमने ट्रम्प कह रहा है मैंने वॉर को रुकवा दिया, जबकि इंडिया ने एक्सेप्ट भी नहीं किया कि वॉर को ट्रम्प ने मीडिएट किया है। और उसके बाद से अभी तक ट्रम्प ने 2 बार उनके जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर को उनको लंच के ऊपर बुला लिया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे फॉरेन पॉलिसीज यहाँ पे रोल प्ले करती हैं। The US was not happy about India's independent initiatives and the policy of non-alignment. Obviously बात है, इंडिया कुछ यूएस से खुश क्यों ही होगा, उसके बस चले तो वो यही चाहता है कि हर नेशन यूएसए के अंदर दबके रहे, कि हर नेशन यूएसए है, हर यूएसए एक नेशन है। Therefore, there was a considerable unease in the Indo-US relation during the 1950s. The US also resented India's growing partnership with the Soviet Union. और यूएसए की एक नाराजगी की वजह ये भी थी कि हमारे जो थे सोवियत यूनियन से रिलेशंस अच्छे हो रहे थे। We have studied in the last chapter the study of strategy of planned economic development adopted by India. ये तो हमने सारा पढ़ा ही है। This development strategy limited India's economic interaction with the outside world. और हमने ये भी देखा था कि कैसे हमने हमारे एक बार गेट्स क्लोज कर रखे थे। हमने इंडिया की इकोनॉमी को खुद से डेवलप करने का सोचा था, हमने कोई फॉरेन एड ज्यादा नहीं ली थी। और इसी वजह से क्या हुआ, तो हमारा आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्शन भी उतना रुका हुआ था। हमारे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं बन रहे थे, और ना ही हमारी फॉरेन टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर रहे थे। तो आप देखते हैं कि इस टाइम पे कैसे एफ्रो एशियन यूनिटी यूनिटी हुई, जो अफ्रीकन नेशन है और जो एशियन कंटिनेंट है। Yet, given its size, location, and power and potential, Nehru envisaged a major role for India in world affairs and especially in Asian affairs. His era, marked by the establishment of contacts between India and other newly independent states in Asia and Africa. Throughout the 1940s and 50s, Nehru had been ardent advocate of Asian unity. मतलब नेहरू जी हमेशा एशियन यूनिटी की बात करते थे कि हम जो एशिया कंटिनेंट है ना, अगर इसकी भी सारी कंट्रीज यूनाइटेड रहें तो हमें किसी भी ब्लॉक के साथ जाने की जरूरत नहीं है, हम हमारा अलग से खुद का एक ब्लॉक बन सकते हैं। अंडर हिज लीडरशिप, इंडिया कन्वेंड एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947, 5 months ahead of attaining its independence. India made earnest efforts for the early realization of freedom of Indonesia from the Dutch colonial regime by convening an international conference in 1949 to support its freedom struggle. India was a strong supporter of decolonization process and firmly opposed racism, especially apartheid in the South Africa. The Afro-Asian Conference held in the Indonesian city of Bandung in 1955, commonly known as the Bandung Conference, marked the zenith of India's engagement with newly independent Asian and African nations. The Bandung Conference led to the establishment of NAM, which is Non-Aligned Movement. तो आपको ये अब याद रखना है कि कौन सी कॉन्फ्रेंस ऐसी थी जिससे नाम का बर्थ हुआ। वो थी बैंडोंग कॉन्फ्रेंस इन इंडोनेशिया इन विच ईयर 1955। और नाम बनने के बाद में हम जो उन्होंने फर्स्ट मीटिंग करी वो हुई थी आपकी बेलग्रेड के अंदर इन सितंबर 1961। और नेहरू जो थे वो को फाउंडर थे आपके नाम के। अब देखते हैं कि इंडिया के रिलेशंस विद ईच कंट्री स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट आता है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है पीस, एक लिखा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट। अब ये क्यों है, मतलब हमारा चाइना के साथ में कभी पीस भी रहा है और बाद में कॉन्फ्लिक्ट भी हुई है, तो हम इसको अब पढ़ेंगे। Unlike its relationship with Pakistan, Free India began its relationship with China on a very friendly note. तो पाकिस्तान की तरह हमारे चाइना से रिलेशन स्टार्टिंग में खराब नहीं थे, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे। After the Chinese Revolution in 1949, India was the first one of the first countries to recognize the communist government. तो जब चाइना इंडिपेंडेंट हुआ था 1949 में, उसके बाद इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज था जिसने इस कम्युनिस्ट पार्टी को रिकॉग्नाइज किया था, जिसने कहा था हाँ हम मानते हैं चाइना को एक इंडिपेंडेंट नेशन, उसको पूरी अथॉरिटी है अपने सॉवरन तरीके से रहने की, उसके ऊपर कोई भी रूल नहीं कर सकता है। नेहरू फेल्ट स्ट्रांगली फॉर दिस नेबर that was coming out of the shadow of the Western domination and helped a new government in international forum. Some of its colleagues, like Vallabhbhai Patel, were worried about the possible Chinese aggression in future. But देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस टाइम पे भी ये डाउट था कि चाइना हो सकता है आगे जाके अग्रेसर बन जाए and India will face an attack from China. For a very long time, the Chinese border was guarded by the paramilitary forces, not the army. The joint invasion of Panchsheel, अब पंचशील क्या है? पंचशील एक 5 प्रिंसिपल था पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू और चाइनीज प्रीमियर मतलब प्राइम मिनिस्टर जो इनलाई के बीच में हुआ था इन 29 अप्रैल 1954, was a step in the direction of the stronger relationship between the two countries. India and Chinese leaders visited each other countries, were greeted by large and friendly crowds. तो क्या था हमारा, देखिए रिलेशन अच्छा था चाइना के साथ में।
कैसे कैसे हमारा जो था वो चाइना के साथ में अब खराब होता है, उसको हम सबसे पहले देखेंगे इन द चाइनीज इन्वेशन ऑफ 1962। टू डेवलपमेंट्स स्ट्रेन्ड दिस रिलेशनशिप। तो दो डेवलपमेंट ऐसी हुई जिसकी वजह से चाइना और इंडिया की रिलेशनशिप खराब हो गई। फर्स्ट क्या था, चाइना ने तिब्बत को अनेक्स कर लिया इन 1950 एंड दस रिमूव्ड अ हिस्टोरिकल बफर बिटवीन द टू कंट्रीज। तो मान ली जैसे मैंने आपको नेपाल और भूटान बताया था, उसके ऊपर मैं आपको तिब्बत बताना भूल गया था। तो ये तिब्बत है, यहाँ पे आपके भूटान आ गए, नेपाल आ गए, फिर ये इंडिया है, आपको पता है, और ये चाइना है। तो अब क्या था, तिब्बत एक तरह से आपका बफर था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। चाइना ने क्या करा 1962 में, इसको 1950s में इसको अनेक्स कर लिया। अब क्या हुआ देखिए, चाइना डायरेक्ट नेबर बन गया इंडिया का। हमारे बीच में एक बफर कंट्री थी जो हमें प्रोटेक्ट कर सकती थी चाइना से, वो अब रही नहीं। तो इंडिया के ऊपर क्या हुआ, सिक्योरिटी रीजंस और ज्यादा बढ़ गए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट अपोज दिस ओपनली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ओपनली अपोज नहीं किया। बट एज मोर इंफॉर्मेशन केम इन अबाउट द सप्रेशन ऑफ तिब्बतन कल्चर, द इंडियन गवर्नमेंट ग्रू अनईजी। जैसे जैसे न्यूज आ रही कि तिब्बतन कल्चर को सप्रेस किया जा रहा है, चाइना ज्यादा इन्वेसिव होता जा रहा है, वैसे वैसे अनईजीनेस बढ़ने लगी गवर्नमेंट में। द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा, आज भी दलाई लामा है, आपको पता है, इनके हम पढ़ते हैं, बहुत सारी कोट्स हैं इनके, बहुत सारी कोटेशंस हैं, बहुत सारी फिलोसफीज हैं लाइफ को लेके। दलाई लामा ने क्या किया, असाइलम सॉर्ट किया इंडिया के अंदर इन 1959। असाइलम मतलब शरण ली इंडिया में आके उन्होंने। चाइना alleged that the Indian government was allowing the anti-China activities to took place from within India। तो चाइनीज गवर्नमेंट को क्या लगा, ऑब्वियस सी बात है, चाइना अगर किसी को पकड़ना चाह रहा है और इंडिया उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, तो चाइना तो ये कहेगा ना कि इंडिया जो है चाइनीज के अगेंस्ट जा रहा है, वो चाइना के अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश कर रहा है। भले ही इंडिया का इंटेंशन ये हो कि बस नहीं, हमें बस उस इंसान की जान बचानी है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो चाइना से बच रहा है या फिर यूएसएस से बच रहा है। And a little earlier, a boundary dispute had surfaced between India and China. India claimed that boundary was a matter settled in the colonial time, but China said any colonial decision did not apply। तो एक हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट भी था जिसमें चाइना तो क्या कहता था, चाइना कह रहा था कि हम नहीं मानेंगे जो ब्रिटिशर्स ने लाइंस बनाई हैं, वो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, हमारी मर्जी से थोड़ी बनाई थी, हम तो नई लाइन बनाएंगे। द मेन डिस्प्यूट was about the western and the eastern end of the long border। China claimed two areas within Indian territory, which is Aksai Chin, area of Ladakh, region of Jammu Kashmir, and much of the state of the Arunachal Pradesh। तो चाइना क्या क्लेम करा था, वो अक्साई चीन लेना चाहता था और अरुणाचल का मोस्ट ऑफ द एरिया लेना चाहता था, which was then called NEFA, North Eastern Frontier Agency। Between 1957 and 1959, the Chinese occupied Aksai Chin area and built a strategic road there। वो रोड आज भी है, इंडियन गवर्नमेंट अभी तक उसको ले नहीं पाई है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप गूगल मैप पे जाएंगे, आपको वो रोड्स दिखेंगी, आपको बॉर्डर्स दिखेंगे पूरे एकदम क्लियरली, जब आप सैटेलाइट व्यू से उसको देखते हैं। डिस्पाइट अ वेरी लॉन्ग कॉरेस्पॉन्डेंस, इंडिया के जब आप मैप को देखेंगे, जो इंडियन गवर्नमेंट मैप रिलीज करती है, उसके अंदर वो अक्साई चीन का जो पार्ट है वो इंडिया का दिखाया जाता है, वहां पे चाइनीज का नहीं दिखता है। बट जब आप एक्चुअल में देखेंगे तो वहां पे चाइनीज ही इन्वेड कर रखे हैं अभी तक। Despite a very long correspondence and discussion among top leaders, these differences could not be solved। Several smaller border skirmishes between the armies and two countries took place, और छोटे मोटे झगड़े भी होते रहते थे। Around this time, while the entire world's attention was on the Cuban Missile Crisis, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी एक 1962 की क्राइसिस थी। अगर मैं आपको शॉर्टली बताऊं तो मानिए अगर ये अमेरिका है तो क्यूबा यहाँ पे है, और ये आपका यूके आ गया, ये आपका रशिया एशिया मान लीजिए वो आ गया। तो यहाँ पे अगर रशिया है, अब वर्ल्ड का एक गोल है, आपको दिखता है रशिया यहाँ पे है और अमेरिका यहाँ पे, बड़ा डिस्टेंस है। अरे भाई दुनिया गोल है ना, तो अगर रशिया यहाँ पे है और अमेरिका यहाँ पे है, तो ये एंड तो दोनों आपस में मीट करेंगे ना कहीं पे। तो अगर आप जब एक जो आपका ग्लोब है उसको फ्लैट नोट पे लेके आते हैं, बिल्कुल फ्लैट बना देंगे, तो आप देखेंगे कि जो रशिया यहाँ पे है ना और अमेरिका यहाँ पे है, ये यूके आ गया, ये वापस रशिया आ गया। तो ये जो पार्ट रशिया का है, ये वाला पार्ट है, दिस वन, और ये अमेरिका से कितना पास में है। तो अब क्या हुआ, ये जो अमेरिका है और जो रशिया का पार्ट है, अमेरिका में क्यूबा यहाँ पे है, रशिया ने क्या करा, यहाँ पे जाके अपना एक मिलिट्री बेस बना लिया। अब ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका डरेगा ही, क्योंकि अगर रशिया इसके इतना नीचे आके बैठ जाएगा तो वो तो कभी भी यहाँ से अपना अटैक कर सकता है इसके ऊपर, इसके लिए बड़ा इजी होगा। तो ये क्या हुआ था, जब एक बार जो रशिया से वॉर की शिप्स थी वो इधर जा रही थी क्यूबा में,
यहाँ पे अमेरिका ने अपनी शिप्स लगा दी और एक लाइन से ड्रॉ कर दी वर्चुअल, और कहा कि अगर आप लोग अब इस लाइन को क्रॉस करते हो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, हम जंग छेड़ देंगे। तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा टेंशन आई थी, सबको लग रहा था कि अब है ना थर्ड वर्ल्ड वॉर होने ही वाला है। बट वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपको एक वर्ड पता होना चाहिए विच इज कॉल्ड डेटरेंस। डेटरेंस वर्ड होता है। डेटरेंस क्या होता है? न्यूक्लियर डेटरेंस था उस टाइम पे। दोनों कंट्रीज को ये पता था कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर एक ने भी न्यूक्लियर वेपन छेड़ा छोड़ा तो मान लीजिए ठीक है वो हमारी कंट्री पे गिर जाएगा, बट बदले में हम भी उतने छोड़ेंगे कि आपकी पूरी कंट्री नीचेगी। तो जब ये चीजें वो जानते हैं ना दो कंट्रीज, तो कभी भी अटैक नहीं करती। इसीलिए एक कंट्री जो है न्यूक्लियर वेपन बना के ज्यादा पावरफुल बन जाती है, क्योंकि उनको पता है अब हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि उनको पता है उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो एंटायर वर्ल्ड की जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के ऊपर अटेंशन थी, चाइना ने एक मैसिव इन्वेजन लॉन्च कर दिया अक्टूबर 1962 के अंदर, और दोनों रीजन के अंदर, सैचिन में भी और नेपाल में भी। द फर्स्ट अटैक लास्टेड 1 वीक एंड चाइनीज फोर्सेस कैप्चर्ड सम की एरियाज इन अरुणाचल प्रदेश। वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर तक आ गए थे फर्स्ट अटैक में। द सेकंड वेव ऑफ अटैक केम नेक्स्ट मंथ, और फिर एक महीने रुक के वापस अटैक करा। While the Indian forces could block the Chinese advances in the western front of Ladakh, in the east, Chinese managed to advance nearly entry point of Assam plains. मतलब अरुणाचल प्रदेश जो एक स्टेट है वो क्रॉस करके वो असम तक, सेकंड स्टेट तक आने वाले थे। Finally, China declared a unilateral ceasefire and its troops withdraw to where they were before the invasion began. तो चाइना ने खुद ने ही सीज फायर डिक्लेयर कर दी कि हम अब लड़ाई नहीं करेंगे और पीछे हट रहे हैं। वो हमारे लिए एक बहुत शर्मिंदगी भरी हार थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये हमारी हार हुई, उसके बाद नेहरू जी की तबीयत खराब होना स्टार्ट हुई और 64 तक आते आते उनकी डेथ हो गई। यही एक रीजन बताते हैं कि वो इस हार का सदमा इतना बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी और अनटाइमली उनकी डेथ हो गई। द चाइना वॉर डेंटेड इंडियाज इमेज एट होम एंड अब्रॉड। ऑब्वियस सी बात है, आप हार गए हो तो आपकी कंट्री के लोग भी आपके ऊपर डाउट करेंगे कि क्या हमारे लीडर्स इतने पावरफुल भी नहीं है कि वो हमारी कंट्री के अंदर एक वॉर को रोक पाए, एक चाइनीज एग्रेशन को भी नहीं रोक पा रहे हैं। और क्या हम लोग इतने वीक हैं कि हम हमारी प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकते हैं? इंडिया हैड टू अप्रोच द अमेरिकन्स एंड द ब्रिटिश फॉर मिलिट्री असिस्टेंस टू टाइड ओवर द क्राइसिस। इंडिया को अमेरिका और ब्रिटिशर्स को अप्रोच करना पड़ा। द सोवियत यूनियन रिमेन्ड न्यूट्रल। अब सोवियत यूनियन इस टाइम पे न्यूट्रल था ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। इट इंड्यूस्ड a sense of national humiliation and the same time strengthened a spirit of nationalism। इस टाइम पे दोनों तरह की फीलिंग्स आई फिर। ह्यूमिलेशन तो हुआ ही है, बट साथ में नेशनलिज्म भी जगा कि नहीं हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। Some of the top army commanders either resigned or were retired. Nehru's close associate and then defense minister V. Krishna Menon had to leave the cabinet। Nehru's own stature suffered as he was severely criticized for his name assessment of Chinese intentions। उनको भी क्रिटिसाइज किया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब आपको कह दिया था कि मुझे लग रहा है चाइना अग्रेसिव हो सकता है, हमें ज्यादा फ्रेंडली उनके साथ नहीं रहना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बट नेहरू जी ने उनकी बात को कंटिन्यूसली इग्नोर किया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू नेहरू जी, द वर्ल्ड इज अ पीसफुल प्लेस वेयर एवरीवन वांट्स टू बी पीस। बट ऐसा नहीं था। नेहरू जी की गलफहमी तब दूर हुई जब 1962 में चाइना ने अटैक किया। And the lack of military preparedness. For the first time, a no confidence motion against his government was moved and debated in the Lok Sabha। और इस टाइम पे फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका लोकसभा के अंदर आया। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा मोशन है जिसके अंदर में जो आपकी अपोजिंग पार्टीज होती हैं वो ये मोशन को लेके आते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और कहती हैं कि हमें करंट गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है, हम चाहते हैं ये गवर्नमेंट हट जाए। और अगर ये पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, नए इलेक्शन फिर आपके वापस होते हैं। तो soon thereafter the Congress lost some key by election to the Lok Sabha। The political mood of the country has begun to change। और इस टाइम पे आपकी कंट्री का पॉलिटिकल मूड भी चेंज होना स्टार्ट हो गया। The Sino-Indian conflict affected the opposition as well। This and the growing rift between China and the Soviet Union created irreconcilable differences within the Communist Party of India। The pro-USSR faction remained within the CPI and moved towards closer ties with the Congress. The other faction was for some time closer to China, was against any ties with the Congress। The party split in 1964 and the leaders of the later faction formed the Communist Party of India Marxist। तो ऐसे सीपीआई के अंदर फैक्शनिज्म आया, वो कांग्रेस से अलग हुए, फिर सीपीआई से अलग हुए, उसके बाद में सीपीआई एम बनाया उन्होंने। In the wake of the China war, many leaders of what became CPIM was arrested
for being pro-China. The war with China altered the Indian leadership to the volatile situation in the नॉर्थ ईस्ट रीजन। और इस वजह से क्या हुआ था, हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन के ऊपर से भी क्या था, नॉर्थ ईस्ट रीजन का भी इंडिया के ऊपर से भरोसा होता जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे ऊपर अब एनेक्सेशन हो गया है। तो क्या हमारी सिक्योरिटी अभी गारंटेड है, क्या हम इंडिया हमारी सिक्योरिटी कर सकता है कि जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ना, वो बहुत ज्यादा सेपरेटेड है, सेग्रीगेटेड है पूरे मेन हुड इंडिया से। आप देखेंगे जैसे हमारे मेन स्टेट जो है, लास्ट में वहां पे जाके वेस्ट बंगाल बिहार तक आपके बहुत एक पतला सा पैच आता है जो 14 किलोमीटर लंबा है, जो इंडिया को भूटान और बांग्लादेश से बांटती है। बाउंड्री वो सिर्फ और सिर्फ 14 किलोमीटर लंबी है। तो ये बहुत बड़ा एक वॉलेटाइल रीजन है और उसको सिक्योर रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो नॉर्थ रीजन को भी डर लगता है ऑब्वियसली कि क्या हम सिक्योर रहेंगे यहाँ पे, चाइना ने हमारे ऊपर एनेक्सेशन एक बार कर दिया है, वो दोबारा भी कर सकता है। तो इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें डेवलप हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और बहुत सारी स्टेट्स और जो एरिया थे उनको स्टेटहुड भी ग्रांट किया गया। अब देखते हैं पाकिस्तान के साथ हमारे क्या इश्यूज रहे थे। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा पार्टीशन का सबसे बड़ा इशू था, और सेकंड था जो हमारा जम्मू कश्मीर का, कि जम्मू कश्मीर का एरिया किनका है। इसी टाइम पे हमारी चाइना के साथ फर्स्ट टाइम में ही वॉर जो ब्रोक हो गई थी 1947 के अंदर, बट ये प्रॉक्सी वॉर थी जो फुल वॉर में कन्वर्ट नहीं हुई थी, डिड नॉट टर्न इनटू अ फुल वॉर। इस इश्यू को यूएन भी ले जाया गया, और इंडिया के रिलेशंस यूएस के साथ और चाइना के साथ में भी क्रिटिकल फैक्टर बने इस टाइम पीरियड के अंदर। द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट प्रिवेंट cooperation बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इस टाइम पे ऐसा नहीं था कि हमारे बीच में कॉपरेशन नहीं हुआ कश्मीर की वजह से। बोथ द गवर्नमेंट वर्क टुगेदर टू रिस्टोर द वुमेन अबडक्टेड पार्टीशन टू देयर ओरिजिनल फैमिलीज। दोनों कंट्रीज ने वर्क किया कि जो विमेन का किडनैप हुआ है वो दोनों कंट्रीज को लौटाई जाए, जिस जिस कंट्री से वो बिलोंग करती हैं। वाटर जो शेयरिंग है हमारी इंडस रिवर की, उसको मीडिएट किया वर्ल्ड बैंक ने। इंडिया पाकिस्तान के बीच में फिर इंडस वाटर ट्रीटी भी साइन हुई, जो नेहरू ने और जनरल अयूब खान ने साइन करी थी 1960 के अंदर। और हमने देखा था कि पहलगांव अटैक के बाद में इंडिया ने सबसे पहले नेहरू वाटर इस इंडस वाटर ट्रीटी को ही ब्लॉक किया था। डिस्पाइट ऑल अप्स एंड डाउन्स द इंडिया पाक रिलेशन दिस ट्रीटी हैज वर्कड वेल टिल नाउ। अभी तो नहीं कर रही है। A more serious armed conflict between the two countries began in 1965। 1965 में है ना ये अब बिगिन हुआ। हमने पता था, हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि इस टाइम पे क्या था, लाल बहादुर शास्त्री थे ना जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, क्योंकि नेहरू जी की डेथ हो गई थी। इन अप्रैल 1965 पाकिस्तान लॉन्च आर्म्ड अटैक्स इन द रन ऑफ कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने, पाकिस्तान ने एक अटैक लॉन्च कर दिया। उनको लगा होगा कि अभी लीडरशिप नहीं बनी है, हो सकता है वो इतनी प्रिपेयर ना हो इस चीज के लिए कि हम अटैक कर दें और वो संभाल लें अपने आप को। इस टाइम पे गुजरात में अटैक हुआ। दिस वॉज फॉलोड बाय अ बिगर ऑफेंसिव अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त। तो 2 महीने बाद ही आपका जम्मू कश्मीर में अटैक हो गया। सितंबर तक चलता रहा। पाकिस्तानी रूलर्स वर होपिंग टू गेट सपोर्ट फ्रॉम द लोकल पॉपुलेशन देयर, बट इट डिड नॉट हैपन। पाकिस्तान को लगा था कि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन जो मुस्लिम डोमिनेटेड है वो हमारी हेल्प करेगी, बट दे डिड नॉट नो दैट दे वर इंडियंस फर्स्ट एंड मुस्लिम सेकंड। Shastri ordered Indian troops to launch a counter-offensive in the Punjab border. In a fierce battle, Indian army reached close to Lahore। ये आपको पता होना चाहिए, लाहौर बहुत दूर है हमारे बॉर्डर से। इंडियन आर्मी वॉर करते करते वहां तक पहुंच गई थी, मतलब पाकिस्तानी आर्मी को इतना पीछे खदेड़ दिया था उन्होंने। The hostilities came to an end with the UN intervention. Later, Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri and Pakistan General Ayub Khan signed a Tashkent agreement। तो नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान के बीच में साइन हुआ था आपका ताशकेंट एग्रीमेंट। कौन से ईयर में? 1966। जो सोवियत यूनियन ने, मतलब रशिया ने ड्रॉप किया था, उसके थ्रू मेडिशन के थ्रू ये साइन हुआ था। Though India could inflict considerable military loss in Pakistan, 1964 war added to India's already difficult economic situation। अब इससे क्या हुआ, वॉर जो है वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं होती है। इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो जाती है, आपका सारा ट्रेड डेफिसिट में चला जाता है, आप लोग प्रॉस्पर नहीं कर पाते हो, आप हजारों साल पीछे चल जाते हैं। अगर एक वॉर होती है ना, वो आपको एक वॉर 10 साल पीछे खींचती है, 10 साल तक। जो ग्रोथ आप एक साल में करने वाले थे नेक्स्ट साल में, अब आप वो नेक्स्ट 10 ईयर्स में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पहले उस वॉर के लॉस से रिकवर करना पड़ेगा। तो अब हमने चाइना पढ़ लिया है और पाकिस्तान पढ़ लिया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द बांग्लादेश वॉर। तो अब जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़े जो था ना, वो इंटरनल क्राइसिस था उसका खुद का। हमें पता है कि जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो अगर ये एरिया इंडिया का है और ये एरिया पाकिस्तान का है,
तो ये वाली साइड भी आपकी पाकिस्तान थी। ये दोनों आपके पाकिस्तान माने जाते थे। अब अगर ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में गवर्नेंस को लेके, कम्युनिकेशन को लेके, मिलिट्री को लेके, इकोनॉमिक को लेके इश्यूज आने आने हैं, क्योंकि बीच में फिजिकल गैप बहुत ज्यादा है। ये लोग यहाँ से इसको कौन करेंगे या फिर यहाँ से इसको कौन करेंगे, इसके अंदर भी इशू था। तो इशू क्या था, ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इनको। इशू यही था कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे बैठ के लोग इनके ऊपर ऑर्डर्स देते थे, इनको गवर्न करते थे, और ये लोग जानते भी नहीं थे कि यहाँ की लोकल कंडीशंस क्या हैं। तो अब जो आपका वेस्ट में पाकिस्तान था, वहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, बट ईस्ट वाले पाकिस्तान में बंगाली से बहुत सारे रहते थे। तो अब इन्होंने क्या करा, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगी। बट वहां पे जो बंगाली लोग रह रहे हैं, वो तो उर्दू जानते ही नहीं है, उनको तो लगेगा हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। तो इसी वजह से ये है ना, धीरे धीरे टेंशन राइज होने लगी थी कि हमारे एस्पिरेशंस वहां पे हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग नहीं जानते हैं, हमें हमारा एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। The country's first generation produced a split verdict. Zulfikar Ali Bhutto party emerged in West Pakistan, while the Awami League by the Sheikh Mujibur Rahman swept through East Pakistan. तो अब दोनों पाकिस्तान के अंदर दोनों पार्टी की अलग अलग आ गई है। वेस्ट पाकिस्तान में एक दूसरी पार्टी है और ईस्ट पाकिस्तान में दूसरी पार्टी आ गई है। तो अब इसके अंदर आप लोग पावर को डिवाइड कैसे करोगे, कौन सी सुपीरियर होगी, कौन सी सुपीरियर नहीं होगी, ये कैसे डिसाइड होगा। बंगाली पॉपुलेशन रेजिस्ट कर रही थी क्योंकि उनको सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा था वेस्ट पाकिस्तान के अंदर। द पाकिस्तानी रूलर वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट, और पाकिस्तानी रूलर जो थे वो डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट जो आया है, जो लोगों ने पार्टी चूज करी है, उसको नहीं मानना चाह रहे थे। नॉर दे वर रेडी टू एक्सेप्ट द अवामी लीग्स डिमांड फॉर फेडरेशन। Instead, in early 1971, Pakistani army arrested Sheikh Mujibur Rahman and unleashed a reign of terror in the people of East Pakistan. In response to this, the people started a struggle to liberate Bangladesh from Pakistan. Throughout 1971, India had to bear a burden of 80 lakh refugees fled from East Pakistan and took shelter in the neighboring areas of Indian states. तो इस टाइम पे क्या हुआ था, अब जो वेस्ट पाकिस्तान था उसने ईस्ट पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, उनका जो लीडर वहां पे लोगों ने इलेक्ट किया था उसको अरेस्ट करवा लिया, और इस वजह से क्या हुआ था, वॉर स्टार्ट हो गई थी और बहुत सारे लोग वहां से छोड़ के इंडिया भाग के आने लग गए थे। 80 लाख रिफ्यूजीज को इंडिया को हैंडल करना पड़ा था। सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम द यूएस एंड चाइना, और उस पाकिस्तान को चाइना और यूएसए सपोर्ट कर रहा। तो अब इस टाइम पे क्या हुआ, हेनरी किसिंजर एंड एडवाइजर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन मेड अ सीक्रेट विजिट टू चाइना वाई पाकिस्तान इन जुलाई 1971। ये जो सेक्रेटरी थे डिफेंस, एडवाइजर थे, वो भी चाइना जाके आए पाकिस्तान होके, इन ऑर्डर to counter US, Pakistan, China. India signed a 20-year treaty of peace and friendship with Soviet Union in August 1971। और इसी को काउंटर करने के लिए कि पाकिस्तान पाकिस्तान खेलते खेलते ऐसे होगा पाकिस्तान इंडिया बन जाएगी, क्योंकि यूएसए और चाइना दोनों ही इंडिया के अगेंस्ट है। इंडिया को भी डर था कि पाकिस्तान अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे साथ ना लड़ने लग जाए। हम अभी अभी तो एक लड़ाई से निकले हैं 5 साल पहले। तो इसी वजह से इंडिया ने रशिया के साथ एक 20-year पीस ट्रीटी साइन कर ली, जिससे क्या हुआ, रशिया इंडिया का दोस्त बन गया। अब कोई भी कंट्री अगर इंडिया को अटैक करती है तो रशिया उसके ऊपर अटैक कर देगा। आफ्टर मंथ्स ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन एंड मिलिट्री बिल्डअप, अ फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक आउट इन दिसंबर 1971, और फिर फाइनली वॉर हो ही गई। बट इस टाइम पे अलग हुआ। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अटैक्ड पंजाब एंड राजस्थान while the army moved on the Jammu Kashmir front. India retaliated with an attack involving Air Force, Navy and Army on both the western and the eastern front। अगर आपको ये वॉर देखनी हो, इसके बारे में और कुछ जानना हो, तो आप है ना सैम बहादुर जो मूवी है उसको देख सकते हैं। तब आपको ये भी पता चलेगा कि ये वॉर जो है वो दिसंबर में ही क्यों हुई। ये वॉर पहले भी हो सकती थी, इसको डिले किया गया था जानबूझ के इंडिया के द्वारा। ये क्यों किया गया, इसके भी आपको रीजन मिलेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको देखनी चाहिए। तो अब जब इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने तीनों फ्रंट से अटैक कर दिया, नेवी भी जा रही है, आर्मी भी जा रही है और एयरफोर्स भी जा रही है। वेलकम एंड सपोर्टेड बाय द लोकल पॉपुलेशन, इंडियन आर्मी मेड रैपिड प्रोग्रेस इन पाकिस्तान। विद इन 10 days इंडियन आर्मी सराउंडेड ढाका, ढाका मतलब बांग्लादेश की जो कैपिटल है, फ्रॉम 3 sides, एंड पाकिस्तानी आर्मी अबाउट 90,000 हैड टू सरेंडर। पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर्स को सरेंडर करना पड़ गया था वहां पे, इतनी शर्मिंदा वाली हार थी इनकी। विद बांग्लादेश एज अ फ्री कंट्री, इंडिया डिक्लेयर्ड अ यूनिलैटरल सीजफायर। फिर इंडिया ने सीजफायर डिक्लेयर कर दिया कि अब हम अटैक नहीं कर रहे हैं, बांग्लादेश आजाद हो चुका है। Later, signing of Shimla Agreement between Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto on 3rd July 1972 formalized the return of peace। तो आपको ये भी एग्रीमेंट याद होगा, शिमला एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था, कहाँ पे हुआ था।
A decisive victory in the war led to Indian jubilee. Most people in India saw this as a moment of glory and clear sign of India's growing military powers. हम इसके अंदर आगे जाके और पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि कैसे 1971 की वॉर हुई थी और इंडिया के क्या क्या रीजंस रहे थे, कैसे इंडिया इसको जीता था। अब देखते हैं इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या थी। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कैसे किए। तो आपको पता होगा होना चाहिए कि इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, जो टेस्ट हुआ था, वो हुआ था मई 1974 के अंदर। Nehru had always put his faith in the science and technology and rapidly building a modern India. A significant component of industrialization plans was a nuclear program initiated in the late 1940s under the guidance of Homi J. Bhabha. ये जो इंसान है, ये इतने ज्यादा एडवांस थे अपने टाइम से कि जो आज 2025 के अंदर हमें इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं ना, ये 1950 से बना के चले गए थे। अभी तक आने वाले हजारों सालों तक हम इनकी न्यूक्लियर पॉलिसी फॉलो करेंगे। इतने ज्यादा ये फॉरवर्ड माइंडेड थे, इतने ज्यादा आगे की देखते थे ये। इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। नेहरू वाज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। अब इंडिया क्या था, इंडिया को पता था, भाई नेहरू जी रहते थे ड्रीम वर्ल्ड में कि कोई अटैक क्यों करेगा हमारे ऊपर, हम तो किसी के ऊपर करने ही नहीं वाले, हम तो फ्रेंडली नेशन है। बट दुनिया ऐसी नहीं है ना। तो इंडिया को जरूरत थी न्यूक्लियर वेपन्स की अपने प्रोटेक्शन के लिए, बट नेहरू जी उसके अगेंस्ट थे। सो ही प्लीडेड विद द सुपर पावर्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। और इन्होंने क्या करा, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट साइन कर लिया कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। However, the nuclear arsenal kept rising. फिर भी न्यूक्लियर वेपन बढ़ते जा रहे थे। आपने डिसआर्ममेंट साइन किया है, फिर भी न्यूक्लियर वेपन वर्ल्ड में तो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा। कम्युनिस्ट चाइना ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिए 1964 में। द फाइव न्यूक्लियर वेपन पावर, यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, चाइना, also the five permanent members of the UN Security Council, tried to impose nuclear non-proliferation treaty of 1968 on the rest of the world. अब क्या हुआ, 64 में चाइना ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया। ये दोनों क्या है, पांचों आपकी कंट्रीज हैं जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी हैं। खुद बनाने के बाद एक 68 में टीटी लेके आते हैं पांचों कि हम वर्ल्ड से साइन करवाएंगे कि कोई भी अब आगे जाके न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता है क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होते हैं। अरे भाई, खुद बना के बैठ गए, मतलब खुद पेट खाली जिम लिया, अब बोल रहे हैं आज से डाइटिंग करना चालू करेंगे अपन सारे। ये क्या मतलब हुआ। तो इंडिया ने इसको डिस्क्रिमिनेटरी माना, इसको रिफ्यूज कर दिया साइन करने से। When India conducted its first nuclear test, it was termed as a peaceful explosion. India argued that it was committed to the policy of nuclear power only for peaceful purposes. तो इसमें क्या हुआ था देखिए, द पीरियड व्हेन द न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड वाज अ डिफिकल्ट पीरियड इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अरब इसराइल वॉर चल रही थी इस टाइम के ऊपर, और एंटायर वर्ल्ड के अंदर ऑयल शॉक भी था। और इसी की वजह से क्या हुआ था, इसके ऊपर बहुत सारे व्यूज बनाए गए थे कि इंडिया इस टाइम पे न्यूक्लियर टेस्ट क्यों कर रहा है, चाहे किसी के ऊपर अटैक करने वाला है, क्या सच में ये पीसफुल पर्पसेस के लिए ही रहेगा, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो इससे जैसे क्या था, हमारा यूएसए के साथ रिलेशन और खराब हो गया था क्योंकि हमने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। अब यूएसए को कहाँ पे अच्छा लगता है कि कोई कंट्री धीरे धीरे पावरफुल बनती जाए और उसकी इमेज गिरती जाए। तो आज का हमारा चैप्टर इतना ही है कि कैसे इंडिया ने अपने फॉरेन रिलेशन बनाए, कैसे हमने न्यूक्लियर पॉलिसी बनाई, और हमने तीन कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन पढ़े। बांग्लादेश ऑब्वियसली पाकिस्तान का पार्ट था, बट वो अब ये एक अलग कंट्री है। तो चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के अपने हमने हमारे रिलेशन पढ़े कि कैसा सब कुछ रहा, कैसे इंडिया ने ट्रीटी साइन करी, कैसे कैसे हम धीरे धीरे अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके आगे बढ़ते रहे। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कैसे इंदिरा गांधी जो थी वो आपकी प्राइम मिनिस्टर बनी, क्या क्या कांग्रेस का जो डिक्लाइन था वो कैसे स्टार्ट हुआ, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें आगे जाके आती रहेंगी। तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।